सो 12 फरवरी 1925 को एक बड़ा ही मेमोरेबल लेकिन मिसलीडिंग डिस्कशन हुआ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन में इटियोलॉजी ऑफ सबअक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को लेकर। और ये डिस्कशन के ठीक एक साल बाद मिंटन एंड मर्फी ने वैल्यू ऑफ लिवर थेरेपी इन पर्नीशियस अनीमिया बताई। हंटर ने उस ट्रीटमेंट का जिक्र किया जो मार्वलस रहा ऐसे 200 केसेस में जो वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हीमोलिटिक अनीमिया समझते थे ड्यू टू इन्फेक्शन। हर्स्ट ने भी इस थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उससे ज़्यादा उन्हें इस चीज़ के लिए याद रखा जाता है, उन्होंने ये बताया कि एक्लोरहाइड्रिया, अनीमिया एंड स्पाइनल कॉर्ड डिजेनरेशन वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम डिजीज़। एट द सेम टाइम और थोड़ा सा आगे पीछे क्वीन स्क्वायर से कुछ और ही व्यूज़ आ रहे थे। और एग्जैक्ट शब्दों में कहें तो कोलियर स्टेटेड ही हैड नेवर सीन एनी केस अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर पर्नीशियस एनीमिया डेवलप सबअक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन। मैकब्राइड एंड कार्मिकेल इन्होंने 199 केसेस कलेक्ट किए सब अक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन अपने हॉस्पिटल में, और उन्होंने 40 केसेस जो है पर्सनली ऑब्जर्व किए, जिसमें उन्होंने 14 केसेस में फ्री एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस उनको मिला। तो उनके अकॉर्डिंग जो हर्स की थ्योरी ऑफ एसेंशियल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया वॉज अनटेनेबल, वो लास्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको लगा कि जब 14 केसेस में फ्री एसिड है गैस्ट्रिक जूस में तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक्लोरहाइड्रिया हो जाए पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को। वहीं द लैंसेट में छपे आर्टिकल में 21 फेब को जो आर्टिकल छपा था वो हंटर्स व्यू को 20 साल से स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा ये लिखा था, हर्स्ट प्रेजेंटेड अ वेरी कंप्लीट हाइपोथेसिस, एवरी स्टेप इन द आर्ग्यूमेंट was supported by facts and figures. The Lancet reporter did not mention critical remarks of Ellis or the most important observation of whole meeting, namely Ellis' account. अब एली ने क्या अकाउंट किया था? तो एली ने अकाउंट किया था कि एक मैन जो पर्निशियस एनीमिया से सफ़र कर रहे थे उनमें जो है ग्लोसाइटिस भी थी, एक्लोरहाइड्रिया भी था एंड सबअक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन भी थी, और ये सारी चीज़ें डेवलप हुई पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के बाद जो उन्होंने स्टमक कैंसर के लिए कराई थी 1909 में। वहीं एक महीने पहले द लैंसेट में ही उन्हें रिपोर्टर के पेपर में एक महीने पहले एक पेपर छपा था जो एक डच फिजिशियन ने लिखा था जो प्रैक्टिस कर रहे थे सुमात्रा में, और उस पेपर का नाम था ट्रॉपिकल स्प्रू एंड पर्नीशियस एनीमिया। तो डच फिजिशियन ने अपने पेपर में रिकॉर्ड किया था कि जो चेंजेस थे ब्लड में, मैरो में, टंग में और स्पाइनल कॉर्ड में, ऑल्दो स्पाइनल कॉर्ड में रेयर होते थे, लेकिन जो भी चेंजेस होते थे वो आइडेंटिकल थे दोनों डिजीज़ में। कौन कौन सी? ट्रॉपिकल स्प्रू एंड पर्नीशियस एनीमिया। अर्लियर ट्रॉपिकल स्प्रू को वो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ की तरह ट्रीट करते थे, और क्योंकि ट्रॉपिकल स्प्रू जो है अच्छी डाइट देने से ठीक होता था, इसीलिए उन्होंने ये एडवोकेट किया या लिखा कि इट इज़ प्रोबेबल दैट पर्नीशियस एनीमिया इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑल्सो। साथ साथ उन्होंने ये देखा कि अ डाइट रिच इन एनिमल प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स कैन मैनेज दीज डिजीज़ और ट्रीट दीज डिजीज़। लेकिन वहीं हंटर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में लिखा पेपर में द लैंसेट में, और उन्होंने ये कहा कि एल्डर्स केसेस शोड एन एनीमिया ऑफ सेप्टिक टाइप। तो व्यूज़ कहीं ना कहीं डिफरेंट होते गए और आगे जो है रिसर्च बढ़ती गई। लेकिन वही समय एक ऐसा समय था जहाँ फार ईस्ट से एक क्लू मिल रहा था नर्वस सिस्टम की इटियोलॉजी का, जो टेम्परेट क्लाइमेट्स में हो सकती है। साथ ही में मैनसन बार ने ये टेस्टिफाई किया कि बहुत वर्षों से लिवर सूप जो है एक ऑलमोस्ट अ स्पेसिफिक इन स्प्रू, उसको स्प्रू में दिया ही जाता है फॉर रेमेडियल पर्पसेस। तो जो ये पर्नीशियस एनीमिया से रिलेटेड पहेली जैसी वेरी इंट्रूगिंग स्टोरी जो कहानी है,
ये 1824 से लेकर शुरू होकर चलती रही, 1930 तक, फिर 1945 तक, फिर 1948 तक आगे चलती रही, जब तक फाइनली विटामिन B12 की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो अभी आगे कैसे बढ़ी देखते हैं। 1930 में कासल के हाइपोथेसिस आए और उन्होंने बताया कि कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से, कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की प्रेजेंस की वजह से हीमोपोएटिक जो है प्रिंसिपल बनता है। लेकिन उनकी ये हाइपोथेसिस ये नहीं बता पाए कि कुछ केसेस जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के हैं वो तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं क्रूड लिवर एक्सट्रैक्ट्स के प्रति। कुछ केसेस में जब दिया जाए तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन रिफाइंड प्रोडक्ट्स के प्रति वो उतना ही अच्छा जो है अफेक्ट उनका उस डिज़ीज़ में नहीं देखा गया कि जब सिमिलर डिज़ीज़ वाले पेशेंट को रिफाइंड प्रोडक्ट्स दिए गए उसमें इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देखा गया डिज़ीज़ के ठीक होने में। जब फाइनली 1945 में फॉलिक एसिड की और 1948 में विटामिन B12 की डिस्कवरी हुई, तब ये पता चला कि लिवर के पास एक हीमोपोएटिक प्रिंसिपल नहीं, बहुत सारे हीमोपोएटिक प्रिंसिपल हैं, इसीलिए क्रूड लिवर जो है डिजीज़ में काम करता है। वहीं रिफाइंड प्रोडक्ट्स में वो सारे हीमोपोएटिक फैक्टर्स जो एक्स्ट्रा लिवर के पास है वो नहीं होते हैं और वो डिज़ीज़ को ठीक करने में, पर्नीशियस एनीमिया को ठीक करने में काम नहीं करते हैं। अब आगे क्या हुआ? तो जब कैसल ने अपना हाइपोथेसिस दिया था तो उनको लगा था कि जो उनका एक्सट्रिंसिक फैक्टर है वो फोलिक एसिड है, लेकिन एक्चुअल में जब विटामिन B12 की डिस्कवरी हो गई तो ये पता चला कि पर्नीशियस एनीमिया के केस में जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 है। तो जब विटामिन B12 का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हुआ तो उस समय के अकॉर्डिंग ये बड़ा ही अनयूजुअल स्ट्रक्चर था, क्योंकि तब तक किसी विटामिन में कोई मेटल की प्रेजेंस नहीं देखी गई थी और ये विटामिन B12 का स्ट्रक्चर जो है कोबाल्ट मेटल के अराउंड ही बना हुआ था। और जब ये पता चल गया कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 है तो इंट्रिंसिक फैक्टर को भी आइडेंटिफाई किया गया और वो एक म्यूकोप्रोटीन निकला। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की कुछ सेल्स जो है एक म्यूकोप्रोटीन सिक्रीट करती हैं जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर से इंटरैक्ट नहीं करता, यानी विटामिन B12 से इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन प्रमोट करता है। वहीं कासल ने पहले सोचा था कि ये जो फैक्टर्स हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, इंटरैक्शन नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन प्रमोट होता है। तो जब विटामिन B12 की डिस्कवरी हुई 1948 में तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें ये माना उन्होंने कि 1 माइक्रोग्राम या उससे थोड़ा कम भी डेली रिक्वायरमेंट में चलेगा। लेकिन नाउ वी नो दैट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज शुड बी बिटवीन 2 to 2.4 माइक्रोग्राम्स। सीरम लेवल जो विटामिन B12 की है वो रेंज करनी चाहिए 160 to 950 पिकोग्राम्स पर मिलीलीटर। 160 से कम होता है तो डेफिशिएंसी होती है, 100 से कम होता है तो सिवियर डेफिशिएंसी होती है। और ऐसा माना गया था कि 100 से जब कम है तो मैरो यूजुअली मेगालोब्लास्टिक है, 100 से ऊपर है तो मैरो नॉर्मोब्लास्टिक है। ऑल्सो विटामिन B12 के इंजेक्ट करने के बाद मैरो जो है मेगालोब्लास्टिक से नॉर्मोब्लास्टिक टर्न हुई थी काफ़ी केसेस में विदिन 72 आवर्स। इसी संबंध में कैसल ने कहा था कि द डिजीज पर्नीशियस एनीमिया would not develop if the patient could effect daily the transfer of a millionth of a gram of vitamin B12, the distance of a small fraction of a millimeter across the intestinal mucosa into the bloodstream. So thank you so much for watching this video, but we still haven't reached the conclusion that we had to about the subacute degeneration of spinal cord, and we'll continue it in the next part. So stay tuned, subscribe to the channel, share this video and like the video. Thank you so much.